हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, आज इसका लेक्चर नंबर 11 है। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देन वी हैव सीन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक होता है पॉइजन्स रेशियो म्यू से, जिसको हम लिखते हैं। दूसरा होता है यंग्स मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल ई से हम इसको डिनोट करते हैं। देन कैपिटल जी, जिसको हम शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कि बल्क मॉडुलस। तो ये चार इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। कई बार हम कई बुक में जो म्यू है उसको 1/m लिखा जाता है, और जो जी को हम कैपिटल सी भी लिख सकते हैं कई बार। और एग्जाम में भी कई बार जी लिखा हुआ आता है या कई बार सी लिखा हुआ आता है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। हम तो यहाँ पर जी मान करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या डेरिवेशंस को डिराइव करेंगे। अगर जी की जगह सी आएगा तो आप जी को सी से रिप्लेस कर देंगे, और इसी तरह से आप म्यू को 1/m से रिप्लेस कर देंगे। एक ही बात है, ठीक है ना। तो इन चारों में रिलेशन क्या होता है ना, वो आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम तीन डेरिवेशन हैं जिनको आज हम डिराइव करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आने की संभावना रहती है। तो आज का जो हमारा टारगेट है लेक्चर नंबर 11 का, इलास्टिक कांस्टेंट्स के डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े थे, उनमें क्या रिलेशन होता है वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन है आपका, डेरिवेशन 1, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ई के और म्यू, है ना। तो इसमें जो एक रिलेशन आएगा वो ये बनेगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 - 2 म्यू। ठीक है। तो ये हमको एक डेरिवेशन डिराइव करना है, ये रिलेशन हमको डिराइव करना है। दूसरा जो डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ई जी और म्यू, इसमें क्या रिलेशन आएगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी 1 + म्यू। ये दूसरा डेरिवेशन होगा हमारा। और जब ये दो डेरिवेशन हम डिराइव कर लेंगे तो ये तीसरा डेरिवेशन अपने आप से आ जाएगा इन दोनों डेरिवेशन की हेल्प से, है ना। रिलेशन बिटवीन ई जी और के, यानी कि इनमें क्या नहीं है, म्यू नहीं है। और ये जो हमारा डेरिवेशन बनता है, जो रिलेशन आता है, दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल टू 9 kg/3k प्लस। तो ये तीन डेरिवेशंस हैं जो आप देख रहे हैं। इन डेरिवेशंस को आज के इस लेक्चर में बहुत ही कोशिश करेंगे कि इजी तरह से हम इसको डिराइव कर पाए। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। डेरिवेशन 1, रिलेशन बिटवीन ई के एंड म्यू। इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स में क्या रिलेशन बनेगा देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ क्यूबिकल ब्लॉक। एक हमने क्यूबिकल ब्लॉक कंसिडर किया है, विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस सिग्मा। सिग्मा यहां पर लगाओ। अब देखते हैं, इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट। आप देख सकते हैं ये क्यूबिकल एलिमेंट है, तो यहाँ पर कितनी डायरेक्शंस होंगी, देयर आर 3 डायरेक्शंस, है ना। लिखा हुआ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेस लगी हुई है सिग्मा, विच एक्ट साइमल्टेनियसली अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगी आपकी, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कौन कितनी स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन एक्स डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन होगी आपकी, तो यहां पर कितनी स्ट्रेस आ जाएगी, दैट इज सिग्मा वाई। जेड डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेस आ जाएगी, दैट इज सिग्मा जेड। बोलो यस और नो। दिस इज सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द ब्लॉक इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन है, वाई डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन है और जेड डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन है। इनको हम देख लेंगे पहले, और इनको जब हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बहुत आसान है, समझो जरा ध्यान से। तो लिखेंगे यहां पर हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, लिखेंगे यहां पे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कैसे लिखेंगे हम लोग, आप लोग अभी हुक्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ के आए हो लास्ट टाइम। अभी क्या पढ़ा था हमने कि भाई स्ट्रेन क्या होता है, या फिर एक बार रिकॉल करा दूं आपको। हुक्स लॉ ने क्या बोला था हमको, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताया था। विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, यहां से एक इलास्टिक कांस्टेंट आया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था,
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो जो स्ट्रेन आ रही है दैट इज सिग्मा अपॉन ई, यही है स्ट्रेन। कितना मिल जाएगा आपको यहाँ, सिग्मा अपॉन ई, लेकिन वो 1D के लिए है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 डायरेक्शन है, यहाँ पर कितनी डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है। तो 3 डायरेक्शन में हम यहाँ पर स्ट्रेन देखने वाले हैं। तो पहले हम देख रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा एक बात और मैंने आपको बताई थी, जो पॉइजन रेशियो क्या होता है, व्हाट इज पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो था आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, फिर जो डेरिवेशन है बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, आप इजीली कर सकते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। अब ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है या जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस है वो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी, लेटरल। लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर एक्स डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हैं, वाई और जेड। तो एक्स अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे, लेटरल। अगर मान लो y क्या है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो y के लिए z और x क्या होंगी, लेटरल होंगी। यस और नो, x और z। इसी तरह से z अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो उसके लिए x और y क्या हो जाएंगी, लेटरल हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो आ जाओ इधर। तो यहां पर हमने क्या लिखा, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन एप्सिलॉन x। स्ट्रेन का मतलब है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन से हम स्ट्रेन को लिख रहे हैं, और x का मतलब है x डायरेक्शन में। तो कितना होगा बताओ x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब x डायरेक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। और लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या बताया मैंने आपको अभी, ये होती है स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन ये होती है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा x अपॉन ई, बोलो यस और नो। लेकिन x डायरेक्शन जो स्ट्रेन है वो सिग्मा x की वजह से भी है, सिग्मा y की वजह से भी है, और सिग्मा z की वजह से भी है। अब सिग्मा x की वजह से तो ये आ गई, यस और नो, लेकिन y और z डायरेक्शन सिग्मा y सिग्मा z की वजह से भी आएगी, और सिग्मा y सिग्मा z यानी कि y और z क्या है इसके लिए, लेटरल है। तो उस जब बात हो रही होगी आपकी लेटरल की तो क्या आएगा, ये टर्म आएगी यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा अपॉन ई। बोलो यस और नो। तो अगर आपको सिग्मा वाई लिखना होगा, सॉरी यहां पे अगर आप ये लिखना चाहते हो कि वाई डायरेक्शन की वजह से स्ट्रेन आएगी तो म्यू के साथ आएगी वो। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक दूसरे के हमेशा क्या होती हैं, अपोजिट। अगर x डायरेक्शन में स्ट्रेन है पॉजिटिव तो y डायरेक्शन में क्या आएगी, लेटरल नेगेटिव। बोलो कल बताया था मैंने आपको ये। तो यहां पर आ जाएगा कितना, माइनस के म्यू सिग्मा y अपॉन ई। बोलो यस और नो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्योंकि x डायरेक्शन की बात हो रही है तो सिग्मा x अपॉन ई तो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, म्यू नहीं आएगा। लेकिन y और z है लेटरल, लेटरल मतलब अपोजिट साइन आएगा, मतलब नेगेटिव। इसी तरह से जैसे y सिग्मा y की वजह से क्या आएगी, नेगेटिव, सिग्मा z की वजह से क्या आएगी, नेगेटिव, माइनस के म्यू सिग्मा z अपॉन ई। आसान है, बोलो यस और नो। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी थी, अब कुछ इसमें बचा नहीं है। तो हमने x डायरेक्शन में स्ट्रेन लिख ली है। अब यहां पर जो स्ट्रेस होगी याद रखना, जो सिग्मा x की वैल्यू है, सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z, ये सब सिग्मा के बराबर हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात हो रही है क्योंकि यहां पर हमको क्या चाहिए, बल्क मॉडुलस के, और के क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होती है वो हर डायरेक्शन में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड हर एक किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। चलो तो यहां पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सब सिग्मा के बराबर हैं, तो एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आप देख सकते हैं एप्सिलॉन एक्स सिग्मा अपॉन ई को आप कॉमन ले लो, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस के 2 म्यू। दैट इज वेरी सिंपल। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। स्ट्रेन जैसे हमने यहां लिखा ऐसे ही हम यहां लिखेंगे, जैसे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखी, अब हम लिखेंगे स्ट्रेन इन y डायरेक्शन।
इस बार क्या है, y डायरेक्शन हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल है, तो x और z क्या हो जाएंगी, लेटरल। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन y इक्वल टू सिग्मा y अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा z अपॉन ई। अब ये हो जाए सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z दोनों क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस के 2 म्यू। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। बोलो यस और नो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलो नेक्स्ट आपके पास x डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल ली, y डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल ली, इसी तरह से z डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालो। लिखेंगे यहां पे हम लोग स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं स्ट्रेन इन z डायरेक्शन एप्सिलॉन z। इस बार z डायरेक्शन क्या है हमारे लिए, लॉन्गिट्यूडनल। तो आ जाएगा यहां पे सिग्मा z अपॉन ई माइनस x और y क्या होंगी, लेटरल। तो माइनस के म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा y अपॉन ई। सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z बराबर हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन z इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ जाएगा 1 माइनस के 2 म्यू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे, इन तीनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या मिलेगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगी। यस, देखेंगे यहां पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बहुत सिंपल डेरिवेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन v से। इन तीनों को ऐड कर देंगे, x डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी आई, y डायरेक्शन में कितनी आई और z डायरेक्शन में कितनी आई। मतलब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू बराबर हैं सब सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू प्लस सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। जब आप इनको ऐड करेंगे यू विल बी हैविंग द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। बोलो यस और नो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे हमको रिलेशन चाहिए था किसमें, ई में, के में और म्यू में, ई और के और म्यू। देखो तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ई है, हमारे पास म्यू भी है, हमारे पास ई है, हमारे पास म्यू है, हमारे पास अभी के नहीं है, तो हमको के चाहिए। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस हम पढ़ के आए हैं, कल हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस जो k होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा v अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन v। और सिग्मा v जो सिग्मा के बराबर है, तो यहां से आपने क्या करना है, k इज इक्वल टू सिग्मा को सिग्मा लिखा रहने दो, एप्सिलॉन v की वैल्यू यहां से रखो। एप्सिलॉन v की वैल्यू कहां है, यहां से वैल्यू पुट करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो ये कितना है, दैट इज 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। आप यहां पर देख सकते हैं कि सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यू नो ई इधर आ जाएगा, या इसको ई को ऊपर ले जाओ और ये 1 माइनस 2 म्यू इधर चला जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू। बताएं, तो यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। देख लो, ये जो हमारा फर्स्ट वाला डेरिवेशन था रिलेशन बिटवीन ई के एंड म्यू, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, हमारा जो है ये रिजल्ट हमको मिल चुका है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम देखेंगे ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, देन तीसरा तो उनकी हेल्प से अपना आप हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन है, क्या करना था आपको, एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर करना था, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सबसे पहले आपने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन को लिखना है, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, फिर वाई डायरेक्शन, फिर इसी तरह जेड डायरेक्शन। जब आप एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखते हो तो सिग्मा एक्स अपॉन ई आएगा, बाकी की जो दो हैं वो लेटरल हो जाएंगी और माइनस करके म्यू से मल्टीप्लाई करते लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना।
इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3, इन यानी कि एक्स वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगी, उनको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी। और हम सभी जानते हैं, कल पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि भाई बल्क मॉडुलस जो के है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ ना। डेरिवेशन नंबर 2, रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। ई बोले तो यंग्स मॉडुलस, जी बोले तो शेयर मॉडुलस, एंड म्यू बोले तो पॉइजन रेशियो। करें इसको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत इसको थोड़ा सा स्टेप्स ध्यान रखेंगे, है ना। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं है, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है, ये भी आसान है। चलिए देखते हैं। राइट, तो लेट अस कंसिडर अ क्यूबिकल ब्लॉक ए बी सी डी, है ना। एक क्यूबिकल ब्लॉक हम कंसिडर कर रहे हैं, नाम इसको हम दे देते हैं ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये ए बी सी डी हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक कंसिडर कर लिया, विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, जिस पर क्या लगा हुआ है? शियर फोर्स लगा हुआ है। एट द टॉप फेस, ये जो टॉप फेस है, सीडी वाला जो फेस है, यहां पर एक शियर फोर्स लगा हुआ है। एंड फिक्स्ड एट द बॉटम फेस, इसका जो बॉटम फेस है इसको फिक्स कर देंगे। आपने एक क्यूबिकल एलिमेंट लेना है जिसका बॉटम फेस आपको फिक्स करना है, यहां पर ये मैंने फिक्स कर दिया इसको। और जो इसका टॉप फेस है, जो इसका ब्लॉक का टॉप फेस है, वहां पर आपको एक शियर फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? शियर फोर्स लगाना है, क्योंकि आपको चाहिए यहां पर जी, जी मतलब शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस कब आएगा? जब शियर स्ट्रेस की बात होती है, जब शियर स्ट्रेन की बात होती है। और शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसी को तो हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर फोर्स यहां पर आपको लगाना होगा। तो यहां पर आपने क्या कर दिया? अच्छा, इससे पहले आप एक बात बताओ, ये जो आपने देखा ए बी सी डी जो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका एक डायगोनल होगा ए सी। एक डायगोनल कौन सा हो गया इसका? ए सी, और दूसरा डायगोनल हो जाएगा इसका बी डी। दो डायगोनल है इसके, एक ए सी डायगोनल हो गया और दूसरा इसका बी डी डायगोनल हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको? यहां पर एक फोर्स लगाना है। कह रहा है इसके अंदर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, इसका जो टॉप फेस है यहां पर आपको एक शियर फोर्स लगाना होगा। तो यहां पर हमने शियर फोर्स लगा दिया लाइक दिस। इसको हमने बोल दिया कि जो शियर फोर्स है दैट इज एफ। जब इस क्यूबिकल ब्लॉक पे आपने शियर फोर्स लगाया, देन व्हाट विल हैपन? देखो जरा यहां पर, द ब्लॉक एक्सपीरियंस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ड्यू टू शियर फोर्स एफ। ये जो शियर फोर्स आपने यहां पे लगाया है, इस शियर फोर्स को लगाने के बाद ये ब्लॉक क्या एक्सपीरियंस करेगा उसको जरा आप देखो। द शियर स्ट्रेस, पहला इफेक्ट आएगा, द शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एट द फेस डीसी एंड एबी। ये जो इसका डीसी फेस है और एबी फेस है, यहां पर एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी, है ना। तो इसको हम लिख देंगे। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस है उसको टाउ से लिखते हैं। आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं और शियर स्ट्रेस को हम टाउ से लिखते हैं। तो यहां पर अगर ये टाउ इधर है तो जो बॉटम वाला फेस होगा वो इधर आएगी स्ट्रेस, और नो, ये होगी इधर और ये होगी इधर। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखें आगे, द ब्लॉक डिस्टॉर्ट टू अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी डैश डी डैश। मतलब आपने जब इसके ऊपर शियर फोर्स लगाया, तो जब ऐसे फोर्स लगाओगे, अब क्योंकि नीचे तो फिक्स है तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। याद करो, जब हमने शियर स्ट्रेस की और शियर स्ट्रेन की बात करी थी तो वहां पर शियर फोर्स लगाया था। तो जब आप शियर फोर्स लगाते हो तो जो बॉडी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, उसको आप देखो। जैसे ही आपने शियर फोर्स लगाया एफ, तो इसकी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसी होगी लाइक दिस। ये इसकी होगी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, और वो लिखा हुआ है क्या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगी कि भाई डी जो है वो डी डैश हो जाएगा और जो सी है वो सी डैश हो जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? क्या आपने ऐसे फोर्स लगा दिया इस पे, नीचे वाले पॉइंट तो वहीं रहेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है, ऊपर वाला जो ऐसे हो जाएगा डिस्टॉर्ट, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब कितना जब से ये एंगल कितना मानते हैं हम पहले, कल हमने एंगल प्रीवियस लेक्चर माना था ये फाई होता है, ये भी क्या होता है? फाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? शियर स्ट्रेन बोलते हैं। अब आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन से वाला?
दिस इज बी सी सी डैश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कल भी मैंने आपको इसका यूज बताया था। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से वाला है एक बार फिर से देखो, बी सी सी डैश। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी सी डैश में आप मुझे बता सकते हैं कि tan फाई कितना होगा? व्हाट इज tan फाई? tan फाई कितना होगा बता सकते हैं? ये जो आपका बी सी सी डैश राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल फाई है, तो tan फाई कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? सी सी डैश, और बेस कितना है? बी सी। वेरी गुड। तो इसको लिखेंगे हम सी सी डैश अपॉन बी सी। और कल मैंने आपको बताया था क्योंकि यहां पर जो फाई होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है, बिकॉज या सिंस हम लिख सकते हैं यहां पर सिंस एंगल फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऐसा हुआ तो tan फाई किसके बराबर हो जाएगा? tan फाई विल बी इक्वल टू फाई, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? tan फाई को हम फाई लिख सकते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? फाई है, और फाई बहुत छोटा है, तो हम tan फाई को क्या लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो यहां पर जो tan फाई है वो फाई के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी। इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1 कि जो फाई की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? सी सी डैश अपॉन बी सी के बराबर आ गई। अब एक काम करो, स्टेप्स याद करते चले जाओ, बहुत आसान लगेगा डेरिवेशंस। अब क्या करना है आपको? ये जो आप पॉइंट सी देख रहे हो, पॉइंट सी पे जरा फोकस करो, पॉइंट सी पे जरा फोकस करो। ये है आपका पॉइंट सी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताना मुझे, यहां पर ओके, एक चीज और देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि भाई आपने बॉटम से इसको फिक्स कर दिया, टॉप में इसमें शेयर फोर्स लगा दिया। जैसे आपने शेयर फोर्स लगाया तो इसकी एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गई। तो अभी तक जो इसका ओरिजिनल डायगोनल था वो कितना था? AC था। बोलो यस और नो। कौन सा डायगोनल था यहाँ पे? AC। लेकिन इसका जो फाइनल डायगोनल अभी आप देख पा रहे हो, व्हाट इज दैट? अभी देखो पहले AC था, लेकिन जब ये डिस्टॉर्ट हो गई, नई कॉन्फ़िगरेशन आपको मिली, तो इसका जो न्यू डायगोनल आया वो यही तो आया, यस और नो। इसका डायगोनल क्या हो गया? ऐसे आ गया। मतलब इसका जो डायगोनल है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, और जब लेंथ इंक्रीज हुई इसका मतलब वो इलोंगेट हुआ होगा, यानी कि वो टेंशन में रहा होगा। अरे कल मैंने आपको बताया था टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। अगर इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, अगर इस पे आप ऐसे कंप्रेस करोगे इसको तो इसकी लेंथ डिक्रीज होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, पहले जो डायगोनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका सी है, ये था ओरिजिनल डायगोनल AC। तो जब हमने शेयर फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अब ये और नया जो डायगोनल आया AC डैश आ गया, AC डैश। और जो पुरानी ये वाला जो डायगोनल BD था, अब BD जो है हो गया BD डैश, यानी कि AC डायगोनल की लेंथ बढ़ गई है, और जो BD डायगोनल था इसकी लेंथ कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका जो ओरिजिनल डायगोनल था वो ये था, और अभी जो फाइनल डायगोनल है वो ये है। तो देखो जो BD आप देख पा रहे हो यहां से कि भाई जो BD डैश है उसकी लेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। किससे? BD से। जबकि AC डैश की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू AC। तो एक डायगोनल की लेंथ बढ़ी, दूसरे डायगोनल की लेंथ घटी। बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट हमने यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, इसका यूज होगा अभी आगे चल करके। देखो क्या लिखा है, द डायगोनल AC इलोंगेट। ये जो डायगोनल AC था ये इलोंगेट हो गया, यानी कि लेंथ इसकी बढ़ गई, इसका मतलब वो टेंशन में है। एंड डायगोनल BD शॉर्ट हो गया, यानी कि वो कंप्रेशन में है। अगर किसी की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो टेंशन में तो रहा होगा, किसी की लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो कंप्रेशन में रहा होगा। ये फोर्स होते हैं टेंशन वाले, ये फोर्स होते हैं कंप्रेशन वाले। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतना हो गया अपना काम। चलो ये इक्वेशन हमारी बना गई थी, tan फाई इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन BC। अब आपको क्या करना है, एक एक सेकेंड, यस, अब आपने क्या करना है, यहां पे जो पॉइंट C है, पॉइंट C से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां पे? AC डैश, जो न्यू डायगोनल है। यानी कि पॉइंट C से आपने क्या कर दिया? एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये जब आपने डायगोनल ड्रॉ किया यहां पे, तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां पर अगर आप कहें तो मैं लिख देता हूं कि ड्रॉ, आपने क्या करना है? ड्रॉ करना है,
क्या ड्रॉ करना है आपको? सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां पे? ए सी डैश पे। तो ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा? मान लेते हैं ये पॉइंट मिल गया हमको ई। तो सी ई आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लिखेंगे यहां पे हम ड्रॉ सी ई, यानी कि परपेंडिकुलर है कहां पे है? ए सी डैश पे, ए सी डैश पे। चलो राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो डायगोनल एसी है इसमें स्ट्रेन कितनी आएगी? स्ट्रेन मैंने कल बताया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लीनियर स्ट्रेन कितनी आएगी इस डायगोनल एसी में? तो चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल, मतलब कितना इलोंगेट हुआ। अच्छा एक बात और बता सकते हो आप मुझे कि भाई ये जो पॉइंट ए सी है, क्या ये ए सी ए के बराबर होगा? क्योंकि ये जो सी सी डैश की वैल्यू है ना, सी सी डैश की जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए 5 भी क्या होगा? ये बहुत छोटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए सी की जो वैल्यू है, यहां लिख देते हैं हम, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं कि ए सी की जो वैल्यू है ए सी इज इक्वल टू ए ई के बराबर होगा अप्रोक्सीमेट। किसके बराबर होगा? ए सी की वैल्यू ए ई के बराबर होगी। इसके बराबर होगी ए सी की वैल्यू ए ई के बराबर होगी। चलो अब हम एक काम करते हैं, लिखते हैं यहां पर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन लिखेंगे, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल, इन डायगोनल एसी। एसी डायगोनल में स्ट्रेन कितना आएगा वो हमको देखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे कि कितना इलोंगेट हो गया, वो कितना चेंज हो गया, यानी कि चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। तो कितना चेंज हुआ इसमें? क्या ईसी डैश के बराबर चेंज हुआ? अरे यस और नो? लिख दें क्या यहां पे हम? चलो लिख देता हूं। देखो यहां पे है आपका ए सी डैश, चेंज कितना हुआ? ए सी डैश अपॉन, सॉरी ए सी डैश माइनस ए ई, ए सी डैश लिख देते हैं, ए सी डैश माइनस के ए ई अपॉन ए सी। अब आप मुझे बताओ जरा, ए सी डैश माइनस ए ई कितना होगा? ये है आपका ए सी डैश माइनस ए ई, बोलो यस और नो? तो ये ई सी डैश होगा कि नहीं होगा? ई सी डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई सी डैश अपॉन ए सी। ये आ गया हमारा लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। अब ई सी डैश और ए सी की वैल्यू हमको निकालनी होगी। यहां पे आ जाओ वापस, बहुत ध्यान समझो। हमको क्या चाहिए? एक बार फिर से देखो, हमको यहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए ई सी डैश की वैल्यू और ए सी की वैल्यू। तो इस डायग्राम का हम यूज करेंगे ई सी डैश और ई सी वैल्यू निकालने के लिए। तो आप ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे पहले, इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, आप देखो ई सी डैश सी, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पर हम लिखें। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, ये एंगल कितना रहा होगा? दिस एंगल इज, ये एंगल कितना रहेगा? दिस एंगल इज 45 डिग्री, बोलो यस और नो? अब क्योंकि ये जो वैल्यू बहुत कम है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि ये सी से लेकर के सी डैश की जो वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, अप्रोक्सीमेट ये एंगल भी कितना रहा होगा? दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री, दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री। बस अब कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। अब हम छोटे वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, कौन से वाला? ई सी डैश सी। लिखेंगे यहां पर ई सी डैश सी, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एंगल कितना है आपका? 45 है ना। तो लिखेंगे cos 45, cos क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। भाई 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos 45, cos 45 इज इक्वल टू ई सी डैश अपॉन सी सी डैश। बोलो यस और नो? हम बात कर रहे हैं cos 45 की, तो ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो यानी कि ई सी डैश अपॉन ई सी डैश अपॉन सी सी डैश। आपको क्या चाहिए था यहाँ पे? ई सी डैश। तो बताओ ई सी डैश कितना हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई सी डैश इज इक्वल टू सी सी डैश कॉस 45, कॉस 45। इसी तरह से आपने क्या करना है, एक और ट्रायंगल यूज करो, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ए बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ए सी हो जाएगा हाइपोटेनियस, और इसका जो ये एंगल भी कितना हो गया? दिस एंगल इज 45। तो लिखेंगे यहां पर cos 45 कितना होगा यहाँ पे?
अगर ये cos 45 है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos होता है, तो BC अपॉन AC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC हो गया आपका BC अपॉन cos 45। cos 45 कितना सिंपल है। एक बार छोटे वाला ट्रायंगल यूज करोगे तो आपको यहां से EC डैश मिल जाएगा, एक बार ये बड़े वाला ट्रायंगल यूज करोगे तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, EC डैश की वैल्यू वहां से लाओ, AC की वैल्यू वहां से लाओ और यहां पे इसको पुट करो तो देखो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा EC डैश की वैल्यू। कहाँ है EC डैश की वैल्यू? यस, EC डैश की वैल्यू है CC डैश cos 45। CC डैश cos 45। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको समझा के चल रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको खुद से डिराइव करोगे। अगर मैं इसको खुद से डिराइव करूंगा तो इट विल टेक हार्डली 3 to 4 मिनट्स, है ना। तो जब आप खुद से इसको डिराइव करोगे समझने के बाद तो 3 से 4 मिनट, 5 मिनट में आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो CC डैश cos 45 हो गया यहाँ पे। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है BC अपॉन cos 45। BC अपॉन cos 45 तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CC डैश, नीचे रहेगा BC और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 45। cos 45 पर चला जाएगा तो यहां से आपको जो लीनियर स्ट्रेन है AC डायगोनल के अंदर वो कितने मिल जाएगी? CC डैश अपॉन BC और cos 45 मतलब 1/√2 वैल्यू होती है cos 45, इसका भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका CC डैश अपॉन BC, CC डैश अपॉन BC और इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये मिल गया आपको। अच्छा, लीनियर स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन से। क्या हम इसको एप्सिलॉन से लिख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन को? यस। तो हमको यहां से जो लीनियर स्ट्रेन मिली यहां लिख देते हैं। हमको जो यहां से लीनियर स्ट्रेन मिली है वो कितनी है? लीनियर स्ट्रेन हमको मिल गई है तो CC डैश अपॉन 2 टाइम्स ऑफ BC। बोलो यस और नो, कितनी मिल गई है? 1/2 CC डैश अपॉन BC। अब हम इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास पहले आ चुकी है यहां से। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस का अगर आप यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं फाई जो है वो CC डैश अपॉन BC है, तो CC डैश अपॉन BC को आप फाई लिख सकते हैं। तो जो स्ट्रेन आएगी डायगोनल में, डायगोनल AC में जो स्ट्रेन आएगी वो आ जाएगी 5/2। कितनी आ जाएगी? 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो डिराइव करने वाले हैं रिलेशन वो हमारे साथ क्या होना चाहिए? G होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो G को जरा पिक्चर में लेके आओ, G को जरा पिक्चर में लेके आओ। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट, कल हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि जो G होता है दैट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन ही तो होता है। शियर मॉडुलस है वो क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बोलो यस और नो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम फाई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू G अपॉन टाउ लिख सकते हैं। अब ये फाई की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आप मुझे बताएंगे ये जो स्ट्रेन है वो कितनी हो जाएगी? फाई की वैल्यू यहां से रखो तो ये हो जाएगी आपकी फाई की वैल्यू टाउ अपॉन जी आएगी। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करो, उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। फाई की वैल्यू कितनी आएगी? टाउ अपॉन जी आएगी। तो बोलो यहाँ पर आपको स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? फाई की वैल्यू जब आप इतनी रखोगे तो ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन 2G। इसको भी और नई इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं क्या? यस और नो। तो जो स्ट्रेन आएगी उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको नाम दे दिया है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो यस और नो। दो ट्रायंगल हमने यूज करे हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज करी एक, हालांकि 3 बार हमने यूज करा। देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमने क्या यूज करा था यहाँ पे? 10, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में हमने यूज किया, सॉरी छोटे वाला ट्रायंगल नहीं, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है। PCC डैश में हमने पहले 10 फाई यूज किया, फिर हमने छोटे वाला ट्रायंगल लिया EC डैश C में हमने cos 45 लगाया, फिर हमने ये ट्रायंगल लिया ABC, इसमें हमने cos 45
लगा दिया, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर जो हमारा डेरिवेशन है इसमें केवल और केवल शेयर फोर्स लगा हुआ है, तो ये प्योर शेयर का केस है। किसका केस है? प्योर शेयर का केस है। इन केस ऑफ प्योर शेयर मैं लिखूंगा यहां पे, है ना, इन केस ऑफ प्योर शेयर। एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एक कंपाउंड स्ट्रेसेस आता है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता है ना। लेकिन इसको एक पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्योर शेयर सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है टाउ इंटू साइन टू थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? डायगोनल एसी के अंदर, डायगोनल एसी का जो थीटा है वो 45 डिग्री है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ इंटू साइन 2 इंटू थीटा यानी कि साइन 90। तो यहां पर जो सिग्मा की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू टाउ। बस ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो टाउ के बराबर है। सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है? टाउ के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो यहां पर आप देखो, तो ये जो स्ट्रेन है, अब ये हमारी एप्सिलॉन क्या थी? स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। डायगोनल में स्ट्रेन कितने आ गए हमारे पास? एप्सिलॉन। इस इक्वेशन का जरा यूज करो। देखो सिग्मा यहाँ पर टाउ जो है वो सिग्मा के बराबर है, यस और नो? टाउ किसके बराबर है? सिग्मा के बराबर है। तो यहां से आपको जो स्ट्रेन मिलेगी तो टाउ को जो है वो इससे रिप्लेस कर दीजिए, टाउ को इससे रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास? सिग्मा अपॉन 2g। बोलो यस और नो? और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। दैट इज वेरी सिंपल। एक स्टेप और बचा हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहां से एक बार आ जाओ फिर से। भाई हमने क्या करा? लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी लिखा। कितना आएगा? चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। कितना डायगोनल चेंज हुआ? कितना इलोंगेट हो गया? ईसी डैश अपॉन एसी। फिर हमने ईसी डैश और एसी की वैल्यू यहां से लिख ली। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी कितनी? सीसी डैश अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बीसी। और सीसी डैश अपॉन बीसी की वैल्यू कितनी थी? पाई के बराबर थी। यहां पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो हमने यहां पर सीसी डैश अपॉन बीसी को लिख दिया पाई। उसके बाद हम जानते हैं जो शेयर मॉडुलस होता है वो टाउ अपॉन फाई होता है। तो यहां से फाई कितना हो गया? टाउ अपॉन जी। तो यहां पर हमने टाउ अपॉन जी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास स्ट्रेन आ गई टाउ अपॉन 2g। ठीक है। उसके बाद प्योर शेयर केस है। प्योर शेयर में आपको याद रखना है कि जो टाउ होता है वो सिग्मा के बराबर होता है। तो टाउ को हमने यहां पर सिग्मा से रिप्लेस कर दिया। और फाइनल स्ट्रेन डायगोनल के अंदर कितनी आ गई? इस डायगोनल एसी के अंदर जो फाइनल स्ट्रेन आ गई वो कितनी है? सिग्मा अपॉन 2g। अब यहां पर हमने क्या करना है? स्ट्रेन इन यहां पर लिखेंगे, ये लीनियर स्ट्रेन है ना, दिस इज योर लीनियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इन डायगोनल, लास्ट स्टेप है, इन डायगोनल एसी ऑल्सो कैन बी रिटन एज, ऑल्सो कैन बी रिटन, कैसा लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, एक बार डायग्राम पे वापस आते हैं। एक डायगोनल आपका एसी था, दूसरा डायगोनल आपका बीडी था। तो क्योंकि एसी डायगोनल की जो लेंथ है वो बढ़ी है, इसका मतलब ये टेंशन में रहा होगा। बोलो यस और नो? तो यहां पर जो स्ट्रेस रही होगी, मैं लिखना चाहूंगा यहां पे कि यहां पर जो स्ट्रेस रही होगी इस डायगोनल में, तो वो कैसी रही होगी? ये रही होगी आपकी टेंशन। टेंशन है ना, यानी कि सिग्मा कितनी रही होगी? या एक काम करो, ये जो टेंशन में है इसको सिग्मा 2 बोल सकते हो, सिग्मा 1 बोल सकते हो, सिग्मा 1। और ये कितना हो जाएगा? माइनस के सिग्मा, यानी कि सॉरी प्लस के सिग्मा। टेंशन मतलब प्लस, कितना हो जाएगा? ये टाउ के बराबर यानी कि सिग्मा के बराबर। इसी तरह से जो आपका दूसरे वाला डायगोनल है, कौन से वाला डायगोनल? जो आपका ये वाला डायगोनल है, इसको हम दिखा देते हैं, दिस वन। क्योंकि ये जो डायगोनल बीडी है इसकी लेंथ क्या हो गई है? डिक्रीज हुई है। बोलो यस और नो? बीडी की लेंथ डिक्रीज हुई है, इसका मतलब ये कंप्रेशन में है। पहले लिखा हुआ, अभी हमने यहां पर लिखा हुआ है बीडी कंप्रेशन में शॉर्ट हुआ है। और जब कंप्रेशन में है इसका मतलब माइनस में कितना आएगा? यानी कि ये रहेगा अंदर की तरफ, ये रहेगा अंदर की तरफ। क्योंकि अंदर की तरफ है ना, इसलिए मैंने अंदर की तरफ एरो लगाए। कंप्रेशन में है, ये टेंशन में था तो एरो बाहर की तरफ से। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेस कितनी है? सिग्मा 2 किसके बराबर होगी? माइनस के टाउ के बराबर होगी, यानी कि माइनस के सिग्मा, क्योंकि टाउ सिग्मा के बराबर है ना।
टाउ किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है, तो माइनस के सिग्मा माइनस के टाउ मतलब एक ही बात है। चलो अब हम यहाँ पे आ गए लास्ट में कि भाई स्ट्रेन डायगोनल एसी ऑल्सो कैन बी रिटन एज, कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन ही लिखेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस, क्योंकि डायगोनल एसी मैंने अभी आपको बताया था पुराने वाले अभी फर्स्ट वाले डेरिवेशन में, एक लॉन्गिट्यूडनल तो दूसरा क्या है, लेटरल है। अगर लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्या होते हैं, आपस में अपोजिट नेचर के होते हैं, बोलो यस और नो। तो एसी क्या है, अगर एसी और बीडी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, तो ये हो गया आपका सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा के बराबर ही रहेगा अपॉन ई माइनस म्यू, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे सिग्मा 1 को आप सिग्मा लिखो, टाउ लिखो, एक ही बात है। सिग्मा 2 की वैल्यू कंप्रेशन में है, माइनस के टाउ माइनस के सिग्मा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के सिग्मा अपॉन ई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन ई प्लस म्यू सिग्मा अपॉन ई, तो यहां से आप कॉमन लिख सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई, और ये आ जाएगा अंदर 1 प्लस म्यू। ये इक्वेशन 4 थी, तो ये इक्वेशन कौन कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। देखो ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है इन डायगोनल एसी, ये भी स्ट्रेन है इन डायगोनल एसी, तो इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। चलो इक्वेशन 4 ये है, इक्वेशन नंबर 5 ये है, दोनों को इक्वेट करो तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2g इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस म्यू, दोनों को जस्ट बराबर करता है ना, सिग्मा अपॉन 2g लिखेंगे यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 2g इक्वल टू कितना था, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस के म्यू, तो यहां से आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है सिग्मा से सिग्मा, और ये आ जाएगा ई इधर आ जाएगा 2g 1 प्लस 2g, और ये बचेगा 1 प्लस म्यू, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये डेरिवेशन भी हमारा क्या हो चुका है, डिराइव हो चुका है। मैंने बार बार आपको रिपीट करते करते बता दिया है, एक एक चीज आपको बता दी है, कौन सी चीज कहां से आई है, कुछ नहीं करना है। एक क्यूबिकल ब्लॉक आपको कंसिडर करना है, नीचे से फिक्स, बॉटम से फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक शेयर फोर्स लगा देंगे, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री बस यूज करनी है, ठीक है, एक बार 10 लगाना है और 2 बार आपको cos 45 लगाना है, और आपको जो है ये डेरिवेशन मिल चुका है। तो ये 2 डेरिवेशन हमने ड्राइव कर लिए, फर्स्ट और सेकंड, और 2 की हेल्प से हमारा तीसरा डेरिवेशन मिल जाएगा। देखो ये डेरिवेशन हमारा आ चुका था पहले, ये दूसरा डेरिवेशन e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू हमने अभी ड्राइव कर लिया। इन 3 डेरिवेशंस में आप क्या देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन है उसमें e, k और म्यू है, दूसरे में क्या है, k नहीं है, g आ गया है, दोनों में म्यू है। ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड वाले डेरिवेशंस हैं उन दोनों में क्या है, म्यू है। तीसरे वाला जो डेरिवेशन है इसमें म्यू नहीं है, इसमें e, g और k है। तो क्या करना चाहिए हमको, इन दोनों की हेल्प से किसी एक इक्वेशन से म्यू को एलिमिनेट कर दो, मतलब दोनों इक्वेशन से म्यू को एलिमिनेट करना है क्योंकि यहां पर म्यू नहीं है। चलो तो यहां पर मैंने कुछ नहीं करना है, दैट इज वेरी सिंपल। यहां पर मैंने आपको थर्ड वाला डेरिवेशन करके दिखा दिया है, आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। हमने देखा कि e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये हमारा डेरिवेशन डिराइव किया हमने अभी अभी। e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2, ये हमने दोनों डेरिवेशन डिराइव कर लिए हैं। एलिमिनेट म्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, म्यू को एलिमिनेट करना है। तो हमने लिखा ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, तो यहां से आप देखो म्यू कितना आएगा, तो यहां पे आपने क्या किया, 1 प्लस म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, e अपॉन 2g, यहां से म्यू कितना 1 इधर आ जाएगा, तो e अपॉन 2g माइनस 1। यहां से अब क्या करना है, इस म्यू की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना है। यहां से आपने इस इक्वेशन से म्यू की वैल्यू निकाल ली, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप जो म्यू यहाँ पे है, इस म्यू को यहाँ पर पुट कर दो, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस कितना हो जाएगा, e इज इक्वल टू, हाँ आपने पुट करा यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन पुट करो, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस के 2 म्यू, है ना। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे क्या, एक सेकेंड, यहां से हमने इक्वेशन नंबर 1 से म्यू की वैल्यू निकाल ली, e अपॉन 2g
-1, बिल्कुल ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमको पुट करना है e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस e अपॉन 2g। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व करके आ गया होगा। एक स्टेप इसमें मिस हो रहा है, आपने क्या करना है, इस म्यू की वैल्यू को जस्ट यहाँ पे पुट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका e अपॉन 2g माइनस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करना, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो। आपने यहां से बस म्यू को एलिमिनेट करना है, इस इक्वेशन से म्यू को निकालना है, इस इक्वेशन में म्यू को पुट करना है, तो आपको जो रिलेशन मिलेगा E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह से ये तीनों डेरिवेशंस आपने यहाँ पर डिराइव कर लिए। लेकिन अभी आपने जो देखा लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया एकेटीयू 2022-23 ऑड सेम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, उसने बोला कि बताओ इलास्टिक कांस्टेंट्स 1/m E C एंड K में क्या रिलेशन होगा। ये इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, आपने घबराना नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई जहां पर म्यू है, जहां पर 1/m है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू। इसको हम लिखते हैं कैपिटल E, C को हमने लिखा है कैपिटल G, इसको हमने K लिखा है। अब बताओ ऐसा कोई डेरिवेशन है हमारे पास जिनमें चारों आ रहे हों, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन है E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू है। एक डेरिवेशन हमारे पास है E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू, और जो तीसरा डेरिवेशन हमको मिला दैट इज E इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ Kg अपॉन 3K प्लस G। अब इन तीनों डेरिवेशंस में किसी भी डेरिवेशन में चारों के चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स एक साथ नहीं है। आपने क्या करना था, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। आप ये तो कह सकते हो कि ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, इनको बराबर तो लिख ही सकते हो, बोलो यस और नो। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ Kg अपॉन 3K प्लस G। बस आपको ये लिख देना था कि ये चारों में रिलेशन आ चुका है, इस तरह से करके लाइक दिस। तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि होता क्या है कई बार कि भाई हमने तो ये डेरिवेशंस देखे थे जिसमें चारों तो एक साथ आ ही नहीं रहे थे किसी में, तो कुछ भी नहीं करना था, आपको तीनों डेरिवेशन डिराइव करने थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन था, हालांकि तीनों डेरिवेशन यहाँ पर आपको डिराइव करने पड़ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपसे ये डेरिवेशन ड्राइव करवाएगा या फिर ये करवाएगा, ठीक है ना। अगर इस डेरिवेशन को ड्राइव करवाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको तीनों ही डेरिवेशंस ड्राइव करने पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत सिंपल सा टॉपिक होगा उसके अंदर, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है बहुत सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो हमेशा ही आता है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिपीट होता ही होता है, ठीक है ना। चलिए उसको देखेंगे और फिर एक और लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 2022-23 वाला जो फोल्डर है उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं, उनको अगर आपने देख लिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैं 23-24 वाला जो फोल्डर है उसके अंदर भी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 1 में थ्योरी डेरिवेशन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। क्लास मैं लगातार नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सेम सिलेबस सेम कंटेंट मैंने 22-23 में पढ़ाया हुआ है। और यूनिट नंबर 2, 3, 4 बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। अभी मैं विद इन दिस वीक, है ना, दिवाली तक कोशिश करूंगा कि आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट करा दें, है ना। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।